नमस्कार। भारत की आत्मा में बसती है उसकी विविधता और संस्कृति। आज हम बात कर रहे हैं भारत के अमूल्य अंग आदिवासी समाज की। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया और इस अवसर पर दूरदर्शन की टीम पहुंची बांसवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र में। हर्ष और संवेदना के संगम को दूरदर्शन आपके लिए ला रहा है इस विशेष रिपोर्ट में। दूरदर्शन के समाचार एकांश ने आदिवासी जिलों के संवाददाताओं के लिए 6 और 7 अगस्त को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यशाला बांसवाड़ा में रखी गई और इसमें न केवल आदिवासी क्षेत्रों के मुद्दों को समझने की कोशिश की गई, परंतु उनकी संस्कृति पर भी प्राथमिकता से जोर दिया गया। कार्यशाला में आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी संस्कृति और परंपराओं और उनके विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि डायरेक्टर जनरल डीडी न्यूज प्रिया कुमार ने शिरकत की। उन्होंने समाचारों में आदिवासी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्राथमिकता से शामिल करने पर जोर दिया ताकि उनके अनछुए पहलुओं को विश्व भर में प्रचारित किया जा सके। उन्होंने दूरदर्शन संवाददाताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें केवल खबरें ही नहीं बल्कि वहां मौजूद संस्कृति और बरसों पुरानी परंपराओं को दुनिया के समक्ष दिखाना है। इसके लिए हमें इनकी कहानियों पर जोर देना होगा। भारत की जो आवाज है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, वो सब दुनिया को दिखे। तो इसके लिए हम दिल्ली में बैठ के हम बहुत ही लिमिटेड काम कर सकते हैं। आप हैं जो सब जगह हैं और आप हैं जो इस देश के एक्चुअली आत्मा की जो कहानियां आप दे सकते हैं। तो बहुत कहानियां हैं बताने के लिए, बहुत चीजें। एक विकास की कहानी कि जो सरकार ने किया पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसमें उससे क्या फायदे हुए हैं, कुछ लोगों की जिंदगियां क्या बदली हैं। एक यहाँ की आवाज वहां कि हमारी ये और हमारी जरूरतें हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हम संजोना चाहते हैं, ये हमारी धरोहर है, वो भी हम बताएं बाहर। तो दोनों तरफ का, और दोनों तरफ का जब कम्युनिकेशन होगा तो आप हैं कड़ी। सिर्फ खबरों में सीमित ना रहें, उसके बियॉन्ड जाएं और इस नजर से भी देखें कि हम दुनिया को और क्या क्या दिखा सकते हैं, हमारी क्या धरोहर है जो दुनिया को नहीं मालूम। राजस्थान में बता रही हूँ, बहुत ही सीमित उनकी नजर है, उसमें आप बताएंगे। वर्कशॉप में निदेशक समाचार अरविंद जैन ने पत्रकारों को आदिवासी क्षेत्रों की सामान्य सांस्कृतिक जानकारी और नवाचारों को साझा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन या प्रसार भारती का मकसद केवल खबरें दिखाने तक सीमित नहीं है। बाजारवाद के इस दौर में उन आवाजों को मंच प्रदान करना है जिस पर बात कम की जाती है। उन्होंने संवाददाताओं को ग्राउंड रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता बरतने का आह्वान भी किया। हम सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की जो संस्कृति है, खासकर आदिवासी संस्कृति, उसका कल्चरल हेरिटेज, उसकी महत्ता क्या है और उनकी जीवन शैली क्या है और उनकी समस्याएं क्या है और उनका समाधान सरकारें, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो किस तरह से कर रही हैं और ग्राउंड पर क्या काम हो रहा है, वो सब हमें खुद जाके देखना है और खुद को भी पहले सेंसिटाइज होना है कि किस तरह का जीवन यहाँ के लोग जीते हैं, ताकि हम लोग उन खबरों को, उनकी कहानियों को, उनकी भावनाओं को हम देश और दुनिया तक पहुंचा सकें और उसके एक माध्यम बन सकें, जो कि एक लोक प्रसारक के रूप में हमारी भूमिका भी है। जयपुर दूरदर्शन के केंद्र अधीक्षक सतीश देपाल ने रेवेन्यू मॉडल पर प्रस्तुतिकरण दिया। साथ ही आदिवासी संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। जो देश में जो विभिन्न भागों में
जो आदिवासी संस्कृति को उनको बढ़ावा मिले और यहाँ के जो है पर्यटन को भी जो है इससे बढ़ावा मिले, और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो आदिवासी जो है वो आगे बढ़ेंगे। आदिवासी समाज उन्नति की एक मुख्य धारा में जैसा शामिल है, लेकिन और ज़्यादा तीव्रता से शामिल होंगे। और आप जैसे इस सम्मेलन के बाद में मैं स्टिंगर्स जो हमारे आदिवासी अंचल के उनका भूमिकाएं जो है एक चुनौतियां भी बढ़ जाएगी। जबकि आरएनयू हेड मंजू मीणा ने आदिवासी क्षेत्रों को लेकर किए गए विशेष समाचारों और नवाचारों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि आदिवासी समाज की समस्याओं से लेकर उनकी उपलब्धियों की कहानियों को भी यह मंच मिले। परंपरा, प्रकृति और पहचान तीनों एक साथ सांस लेते हैं। हमारी कोशिश है कि आदिवासी समाज की असली आवाज, उनकी बातें, उनकी जरूरतें और उनका योगदान और लोगों तक और दूर तक पहुंच सके। आदिवासी अंचलों से जुड़ी कहानियां, समस्याएं, परंपराएं और उपलब्धियां हमारी न्यूज कवरेज के लिए कितनी जरूरी हैं, इसका अंदाजा आप इस 2 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन से लगा ही पा रहे होंगे। जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर के संवाददाताओं के साथ ही आकाशवाणी से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों को बताया तो साथ ही सुझाव भी रखे। होली के टाइम पर गुलाल बनाया जाता है, तो वहाँ पर एक हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है जो पलाश के फूलों से बनाया जा रहा है, और जो सिरोही के अलावा अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में भी भेजा गया है, जिसमें राजस्थान सरकार ने भी सहयोग दिया, जिला प्रशासन ने सहयोग दिया। उसके अलावा अभी राजीविका के सहयोग से ये आदिवासी महिलाएं पलाश के फूलों से या पत्तों से साबुन बना रही हैं। जैसे हम राम राम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, तो यहाँ जब आदिवासी समुदाय में आप मिलेंगे लोगों से, तो उनके बीच में संबोधन का जो वो है, वो बोलते हैं जय गुरु। तो वो बेसिकली गोविंद गुरु जी से संबंधित है। गोविंद गुरु जी यहाँ के बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। कार्यशाला के जरिए आदिवासी समुदायों के मुद्दों को उजागर करना और उनकी आवाज को मजबूत करना है। इससे आदिवासी समुदायों के अधिकारों और संस्कृति के बारे में जागरूकता तो बढ़ेगी और उनके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी और एनजीओ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यह कार्यशाला आदिवासी समुदायों के मुद्दों को प्राथमिकता देने और उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकेगी। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में अब तेजी से बदलाव हो रहा है और ये बदलाव मुमकिन हुआ है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से और साथ ही स्थानीय समुदायों में बढ़ती जागरूकता से। डीडी न्यूज की टीम ने बांसवाड़ा के आसपास के इलाकों का लिया जायजा। कार्यशाला के विशेष सत्रों के बाद डीडी न्यूज की पूरी टीम डीजी प्रिया कुमार के निर्देशन में आदिवासी क्षेत्रों में पहुंची। सभी जनजातीय क्षेत्रों के संवाददाताओं के साथ ही इस दल में डीडी के जयपुर के केंद्राधीक्षक सतीश देपाल और आरएनयू प्रमुख मंजू मीणा और आकाशवाणी के अधिकारी भी उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने लोक गीतों, लोक नृत्य और गैर नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। स्वागत में आदिवासी परंपरा और मूल्यों की झलक साफ दिखाई दी। ग्रामीणों ने अपने प्राकृतिक जीवन शैली, रहन सहन और सांस्कृतिक विरासत को साझा किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब कच्चे घरों की जगह पक्के मकान बन रहे हैं। गांव में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी है और लोग साफ सफाई को महत्व देने लगे हैं। यह सब केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभाव से संभव हुआ है।
कच्चे घर भी थे। पहले लोग ऐसे समझते थे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था, अब साफ सफाई सूत्र भी रखने लगे, सुबह नहाते भी हैं, पास में अपन जा रहे खंडेश्वर मंदिर पे दर्शन भी जाते, सत्संग भी करते, सब कुछ करते। मैं इसी गांव का वाकई तो मतलब मैं सियापुर का हूँ, फिर भी मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। मावजी महाराज बिलेश्वर धाम पर मावजी महाराज आए, साबला में अवतार लिया उसने। माता केसर, पिता दालम ऋषि उसके पिता था, और उसने अवतार लिया वहाँ साबला में अवतार लिया। और डूंगरपुर के राजा थे, उस राजा ने परीक्षा ली मावजी महाराज की कि ये कौन है, ये मावजी कौन है। तो उसका परीक्षा किया, और वहाँ से डूंगरपुर से राजा ने सफाई भेजा मावजी महाराज के लिए। उसने सफाई भेजा कि ये कौन है, साला ठग गई, पकड़ो इसको, पाखंडी जगह है। तो मावजी महाराज ने 20 कलमें बनाई और 4 सोपड़े लिखी, ये भविष्यवाणी की मावजी महाराज ने। अब आदिवासी किसान परंपरागत तरीके से हटकर वैज्ञानिक विधियों से खेती करने लगे हैं। पुराने बीजों की जगह अब उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग हो रहा है। आधुनिक खेती की जानकारी को अपनाकर आदिवासी किसान उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं और साथ ही जल संरक्षण, जैविक खेती जैसे तरीकों को भी अपना रहे हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि अगर इन क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ा जाए तो रोजगार की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और पारंपरिक जीवन शैली पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। इससे न केवल लोगों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि गांव को सामाजिक आर्थिक विकास भी होगा। नई नई प्रकार के वैज्ञानिक लोगों ने बीज पैदा की, और खेती बाड़ी में पहले छोटे छोटे पौधे थे, वो आंगना रोपी था। अब हमको वैज्ञानिक की तरफ से अच्छी तरह से बीज परिवर्तन हुआ था, हमको मिलता है तो अच्छी उपज मिलती। डीडी न्यूज की टीम खांडाडेरा के साथ ही यहाँ तलवाड़ा एवं नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी विजिट कर क्षेत्रवासियों से रूबरू हुई। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में जो बदलाव की लहर आई है, सरकारी प्रयासों के साथ ही स्थानीय लोगों की इच्छा शक्ति और जागरूकता का भी परिणाम है। अब जरूरत है इन प्रयासों को और मजबूत करने की, ताकि समावेशी विकास की यह बयार हर जनजातीय गांव तक पहुंचे। साथ ही इन क्षेत्रों में रोजगार और समृद्ध प्राकृतिक संपदा से आच्छादित इन स्थलों को ग्रामीण पर्यटन से भी जोड़ा जा सकता है, ताकि जनजातीय क्षेत्रों में विकास को और भी मजबूती मिल सके। राजस्थान के जनजातीय बहुल क्षेत्र वागड़ को उसकी प्राकृतिक खूबसूरती और साथ ही आध्यात्मिकता के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं स्थलों में शामिल है बांसवाड़ा व डूंगरपुर, जहां चाहे आप धार्मिक यात्रा के लिए गए हों या प्राकृतिक स्वरूप देखने के लिए, आपके लिए ये क्षेत्र बिल्कुल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। देसी सैलानियों के आने जाने के साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में अब धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी वागड़ एक उभरता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इसे सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स कहा जाता है, क्योंकि मानसून के दौरान माही नदी में सैकड़ों छोटे छोटे द्वीप उभर आते हैं, जो नजारों को बेहद मनोरम बना देते हैं। जलाशय का शांत वातावरण, स्वच्छ पानी और बोटिंग की सुविधा पर्यटकों को मानसिक शांति प्रदान करती है और यह स्थान फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है। बांसवाड़ा में आध्यात्मिक अनुभवों के लिए भी कई प्रतिष्ठित स्थल हैं, जो न केवल मानसिक शांति और धार्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि से भी जोड़ते हैं। इन्हीं स्थलों में प्रमुख है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जो शक्ति पीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है और देवी त्रिपुरा सुंदरी की अष्टादश भुजाओं वाले काले पत्थर की भव्य प्रतिमा बाघ पर सवार स्वरूप में प्रतिष्ठित है। मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे भक्तों के लिए अत्यंत पावन स्थल बनाते हैं।
इसके अतिरिक्त समाई माता मंदिर भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ से आसपास का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और प्राकृतिक शांति का अनुभव होता है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। बांसवाड़ा के पूर्वी भाग में स्थित मदारेश्वर मंदिर भी एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसी तरह खंडेश्वर महादेव मंदिर में भी धर्म और अध्यात्म की गूंज सुनाई देती है। बेणेश्वर धाम में मेला लगता है। सबसे पहले तो यहाँ 3 नदियों का संगम है, सोम, माई और जागम। इनके बारे में सब यहाँ पे जैसे प्रयागराज का स्थान समझते हैं, इसी प्रकार से यहाँ बेणेश्वर धाम को लोग मानते हैं। यहाँ पार्थ संज्ञा पर मुरली बजाई, कोई ना आया, ये सात समाज को मुगल मुरली उनको दे दी और वहाँ से तपस्या करके शेषपुर धौलागढ़ धाम चले गए, वहाँ जाकर तपस्या की। वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर जिले में स्थित बेनेश्वर धाम की अपनी विशिष्ट महिमा है। वहीं देव सोमनाथ मंदिर जो डूंगरपुर से लगभग 24 किलोमीटर दूर सोम नदी के तट पर स्थित है, भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर परिसर के आसपास कई स्मारक और तीर्थ स्थल भी स्थित हैं। यह मंदिर गुजरात स्थित वास्तविक सोमनाथ मंदिर का एक अत्यंत सटीक प्रतिरूप माना जाता है। यह न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थापत्य कला की दृष्टि से भी एक अनमोल धरोहर है। तकरीबन 800 साल पुराना ये मंदिर है जो हेरिटेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, राजस्थान पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है और बहुत ही महात्मा है कि मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है और जो धरोहर है अपने हिंदू सनातन धर्म की बहुत ही प्राचीन धरोहर है और ये अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है। 108 स्तंभ पे टिका हुआ ये मंदिर है। इस मंदिर के किसी भी हिस्से में चूना सीमेंट जो पहले चलता था, किसी भी हिस्से के अंदर उसका कोई कार्य नहीं है। जो पत्थर हैं जो एक दूसरे को ज्वाइंट करके और जैसे छोटे बच्चे ताश का महल बनाते हैं, इस तरीके से इस मंदिर को खड़ा किया गया है। बहरहाल डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ में सैर सपाटे के लिए पर्यटन और धार्मिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। राज्य के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिक आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में बने बेनेश्वर धाम की अपनी खासियत है। यह एक तीर्थ स्थल है और आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ये त्रिवेणी संगम सोम, माही और जाखम पर बसा है। आपको बता दें कि यहाँ आपको मिलेंगी 300 साल पुरानी ग्रंथें जिसमें मावजी महाराज द्वारा की गई भविष्यवाणियां हैं। ये ग्रंथें आपको जरूर चकित कर देंगी। डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम इस स्थल की पहचान न केवल धार्मिक महत्व के लिए है, बल्कि यह वागड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र भी है। इस तीर्थ स्थान से संत मावजी महाराज का गहरा ताल्लुक है। अवतारी पुरुष के रूप में माने जाने वाले मावजी महाराज 18वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में सक्रिय रहे और उन्होंने धर्म, समाज और भविष्य को लेकर कई शिक्षाएं दी। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है। ये ग्रंथ वागड़ी भाषा में लिखे गए हैं। इनमें धर्म, दर्शन, सामाजिक चेतना और भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है। इन चौपड़ों का नाम मेघ सागर, प्रेम सागर, साम सागर, रतन सागर और अनंत सागर है। इन ग्रंथों में उस समय की वैज्ञानिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी।
जैसे कि पानी मोल से बिकेगा, हर घर में रोशनी और वाहन होंगे इत्यादि, जो कि आज के युग में सत्य साबित हो रही हैं। डीडी न्यूज के कैमरा पर अद्भुत ग्रंथों को देखकर आप खुद भी एक बार ही हैरान होंगे कि आखिर सदियों पहले की गई भविष्यवाणी आज कैसे सच हो रही है। आने वाले समय में सब एकाकार हो जाएगा। पूरब पश्चिम ना वायरा वासे, तो पूरब की संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति का मेल जोल बढ़ेगा, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो निष्कलंक कल्कि अवतार है वो इस बेणेश्वर धाम पर प्रकट होके विश्व का न्याय करेंगे। मावजी महाराज द्वारा इस क्षेत्र में कई मंदिरों की स्थापना की गई या उनके शिष्यों व परिवारजनों द्वारा इनका निर्माण कराया गया। बेणेश्वर धाम का मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है, जो कि त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास स्थित है। एक विष्णु मंदिर भी है जिसे मावजी महाराज की पुत्र वधू ने बनवाया था। एक अन्य प्राचीन मंदिर ब्रह्मा को समर्पित है। इनके अतिरिक्त आसपास के गांव साबला, पुंजपुर, शेषपुर में भी मावजी महाराज से जुड़ी गद्दियां, हरि मंदिर और चौपड़ों के संग्रह मौजूद हैं। ये जो है, ये जगह जो है वो आदिवासियों का महाकुंभ भी कहते हैं। हमारी आस्था का केंद्र है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम होता है। जिसे हम लोग हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो जो वागड़ का हमारा अस्थि विसर्जन त्रिवेणी संगम बना हुआ वो यहाँ पर है। बेणेश्वर धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां धर्म, इतिहास, आस्था और जनजातीय संस्कृति एक साथ मिलती है। यहाँ की पवित्रता और वातावरण में श्रद्धा के साथ साथ संत मावजी महाराज की आध्यात्मिक चेतना आज भी जीवित प्रतीत होती है। वर्कशॉप के दूसरे दिन आदिवासी जिलों के दूरदर्शन के संवाददाताओं ने जनजातीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की और इस चर्चा में शामिल हुए आदिवासियों के लिए काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि और साथ ही ट्राइबल डिपार्टमेंट के अधिकारी। आपको बता दें कि इन्होंने अनेकों मुद्दों पर गहन चर्चा की। वर्कशॉप के दूसरे दिन आदिवासी जिलों में तैनात दूरदर्शन संवाददाताओं की कार्यशाला में जनजातीय मामलों पर सार्थक चर्चा हुई। आरएनयू जयपुर द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में की गई रिपोर्टिंग और आदिवासी मुद्दों को प्राथमिकताओं में रखे जाने और इन क्षेत्रों में हर छोटी बड़ी खबरों पर बारीकी से किए गए कार्यों को विजुअल और प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा गया। आरएनयू हेड मंजू मीणा ने राज्य सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों को भी रेखांकित किया। जहां ढोल की थाप सुनाई दे वहां आत्मा मुस्कुराती है। वो भूगोल नहीं, वो संस्कृति है जो आदिवासी कहलाती है। राजस्थान की जो पहचान अब तक लोगों के बीच में रेगिस्तान, ऊंट, राजपूती संस्कृति और किलों तक सीमित है, उसे बदला जाए और आदिवासियों के इतिहास, विरासत, परंपराओं के बारे में भी विश्व पटल पर हम एक नई छवि जो है वो पेश कर सकें। वर्कशॉप में जनजातीय क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारों के साथ ही यहां निवास करने वाले आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही इस दिशा में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर भी वक्ताओं ने अपनी राय रखी। इसमें सरकारी विभागों के साथ साथ ही विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आदिवासी लोक कलाओं पर कार्य कर रही संस्थाओं ने भी इसे सहेजने की दिशा में किए जा रहे कार्यों को प्रस्तुत किया। खेलों के माध्यम से भी यहाँ के जो छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए ये विभाग कार्य करता है। बहुउद्देशीय छात्रावास है। यहाँ पर जो छात्राएं अपने घर पर रहकर जिनको कोचिंग वगैरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इस जिले में एक बहुउद्देशीय छात्रावास है। वहाँ पर रहकर बालिकाएं रीट की है, नीट की है और भी अन्य पटवारी की है, काफी परीक्षाओं की तैयारी करती है। ये जो अपना ट्राइबल बेल्ट है, ये तीनों स्टेट्स की बात करें, वहाँ मेनली पानी की दिक्कत है और रेन फेड एग्रीकल्चर एक सीजन में ही होता था। यदि पानी की व्यवस्था हो जाए
तो लोग यहाँ रुक के कृषि 2 सीजन में तो एटलीस्ट रबी के सीजनों में तो करना शुरू करेंगे। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बहुत अंतर होता है। शास्त्र में हमको सारी चीजें बहुत लिमिटेशन में तालबद्ध स्वर का ध्यान रखना पड़ता है, अपने वाद्यों को मिलाना पड़ता है। और देखिए इनके जो वाद्य और गले में जो तासीर है गाने की, इनको जब भी कहेंगे वो दे आर रेडी टू सिंग। वहीं वर्कशॉप के महत्वपूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए डीडी न्यूज डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार ने जनजातीय क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारों से अवगत होने के बाद अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि नजदीक से इन क्षेत्रों को देखकर यहाँ की लोक संस्कृति को अनूठा और वैभवशाली बताया। आदिवासी क्षेत्रों से मिलने वाली कहानियों को देश ही नहीं बल्कि दुनिया को दिखाने की जरूरत है। जो कल्चर है जनजातियों का क्या है और इसमें से हम क्या बता सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं अपने चैनल्स के माध्यम से। प्रकृति से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है ये कल्चर, हमें इतना ही मालूम था, लेकिन किस तरह उसको अपनी जीवन शैली में उतार के, अपने संस्कृति में उतार के, अपने गीत में उतार के जो लोग जी रहे हैं इसको, वो यहाँ आके पता चला। वहीं डीडी न्यूज डायरेक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों की खबरों को स्पेशल रूप में रखकर सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। नए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, उनको नई तकनीकें सिखा रहे हैं, उनकी जीवन यापन की नई योजनाएं बता रहे हैं। वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है और हमने यहाँ आकर ये जाना कि ज़मीनी स्तर पर कितने अलग अलग तरह के लोग सरकार के साथ मिलकर यहाँ पर इन जनजातियों का भविष्य संवारने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। जब हम व्यक्तिगत तौर पे मिलते हैं तो कई तरह की बातें शेयर होती है और कई तरह की जो आकांक्षाएं होती है और कई तरह की जिज्ञासाएं होती है और कई तरह के जो प्रश्न होते हैं, दिमाग में प्रश्न होते हैं, उनका भी एक समाधान मिल जाता है। आज उनके किस तरह के लोकगीत हैं, किस तरह के लोक गायन और किस तरह की संस्कृति, किस तरह का वार्तालाप और किस तरह के जो जन्म संस्कार और शादियों में किस तरह के गीत गाए जाते हैं, उनसे हम रूबरू हो पाए। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आयोजित इस कार्यशाला का मकसद आदिवासी समुदायों के मुद्दों और चिंताओं को हमारे प्रसारण में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और उनके अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह कार्यशाला आदिवासी समुदायों के विकास और उनकी संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित की गई इस कार्यशाला का मकसद आदिवासियों के मुद्दों और चिंताओं को एक प्रभावी मंच देना था और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि प्रसारण के प्रभावी ढंग से उनकी संस्कृति और उनके अधिकारों को हम संरक्षित कर पाए।